वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की फर्स्ट वैरायटी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सेकंड लेक्चर है, जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है एक इंट्रोडक्शन। उस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देख के नहीं आएंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा नहीं मिलेगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। ठीक है, तो प्लीज उस फर्स्ट वीडियो को जिसमें मैंने इंट्रो बताया है उसे देख लीजिएगा, आपको काफी अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस तरीके से चीजें आगे करनी है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखनी है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि हमें क्या करना है। हमें जो फर्स्ट वेराइटी है कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसको लेके पढ़ाई करनी है। 5 नंबर हमें यहां से मिलेंगे और 5 नंबर आपके वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से मिलेंगे। ठीक है ना। सो जनरल या शॉर्टकट मेथड से सवाल सॉल्व हो जाएगा। और फिर बाकी के 5 नंबर के लिए हम या तो ये वाला कर लेंगे या फिर ये वाला कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब बात की बातें हैं। शुरुआत हमें इस फर्स्ट वेराइटी से करनी है। और इस फर्स्ट वैरायटी जिसमें जनरल या शॉर्टकट मेथड यूज होता है, जिसका नाम है कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली वैरायटी, उसका जो सवाल दिखता है वो एग्जाम में कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है कि सॉल्व d² - 5d+6 × y इज इक्वल टू e⁴x। ओके, मतलब यहां पर एक वैरायटी रहेगी इज इक्वल टू में f(x) रहेगा, है ना। 5d(y) इज गोना बी इक्वल टू व्हाट, f(x). इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो दो पार्ट्स में बनता है। जो पहला वाला पार्ट रहता है वाई सी निकालना, ये एक बहुत ही इजी वाला पार्ट रहता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वाई पी निकालना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है। और इसकी डिफिकल्टी कहाँ से आती है, यहाँ आने वाली वैल्यू से। ये वैल्यू जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपका वाई पी निकालना। साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी कि यार इस वैरायटी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर वैरायटी की करेंगे। बिकॉज अगर ये वैरायटी हमारी मास्टर हो जाती है तो इस वैरायटी को करने में हमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सारा का सारा जो फोकस है वो इस पर्टिकुलर वैरायटी को लेकर है, जहां पर इज इक्वल टू f(x) नहीं, इज इक्वल टू 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो ऐसा सवाल लिखा रहेगा और उसके इक्वल टू क्या लिखा रहेगा, 0। और इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो सिर्फ और सिर्फ इजी वाला पार्ट बनता है, विच इज नथिंग बट योर वाई सी। तो यहां से जैसे ही वाई सी निकालना सीख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे और वहां पर ये वाले कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे, जहां पे हमें वाई सी के साथ साथ वाई पी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इस वीडियो में क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इज इक्वल टू 0 वाली वैरायटी सीखनी है, या फिर कहना चाहिए कि हमें इजी वाला पार्ट जो वाई सी कैसे निकालना है वो चीज सीखनी है हमें। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, दिखा देता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल है। कहाँ पर अवेलेबल इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर जाके आप क्लिक करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, उन पीडीएफ्स को आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से पीडीएफ्स अवेलेबल है मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, फटाफट से यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, 5, 6, 7, जितने भी लेक्चर्स मैं कराने वाला हूँ सबके पीडीएफ अवेलेबल है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो पीडीएफ है उसमें जो कुछ मैंने पढ़ाया है आज इस लेक्चर में, उसके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, है ना, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करे गए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से एक्सेस चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और फिर अब शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल सेशन से। ठीक है, जहां पे हम सीखेंगे कि वाई सी को निकालना कैसे है। ओके, चलो ठीक है। तो जब हम वाई सी को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी चीजें बता देता हूं मैं। जो लोग ऑलरेडी थोड़े से प्रो हैं वो 1.5x में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, या स्किप करके नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, बट जो प्रो नहीं है मेरे साथ साथ चलिए, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप प्रो हो जाएंगे। ओके, तो जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ओके, तो हमारे पास चार अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है। क्या क्या चार पॉसिबिलिटीज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की, कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप रूट्स निकालोगे तो वो रूट्स आपस में रियल एंड डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। मतलब रूट्स आपके ऐसे हो सकते हैं कि यार एक वैल्यू ऑफ एक्स आपकी 2 आ रही है और जो दूसरी वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है वो आपकी 3 आ रही है। दीज आर रियल नंबर्स एंड दीज आर ऑल्सो डिफरेंट रूट्स। रूट्स आपके सेम हो सकते हैं, मतलब आपका पहले वाले का वैल्यू भी 2 आ रहा है और दूसरे वाले का वैल्यू भी 2 ही आ रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी, रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं। मतलब आपका पहला वाला रूट अगर 1 + 2i आ रहा है तो दूसरा वाला रूट ऑब्वियसली 1 - 2i आएगा, है ना। या 0 + 2i, 0 - 2i भी आ सकता है। तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं। और इमेजिनरी रूट्स आपके रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस वाले केस में क्या होता है कि देखिएगा, आपको एक इक्वेशन से 1 + 2i एंड 1 - 2i मिलेगा, और जो दूसरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के बाद भी आपको 1 + 2i एंड 1 - 2i मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो रूट्स आपको पहली इक्वेशन के मिल रहे हैं वही रूट्स आपको दूसरी इक्वेशन के भी मिल जाते हैं। इसे कहते हैं इमेजिनरी रूट्स का रिपीट होना। सवाल जब कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके। तो जब रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते हैं तो सॉल्यूशन अलग तरीके से लिखा जाता है। रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो अलग तरीके से, इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो अलग तरीके से, और इमेजिनरी रूट्स जब रिपीट होते हैं तो अलग तरीके से। तो इन चारों वैरायटीज के क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे आपको, और इनके सॉल्यूशंस लिखने आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहली वैरायटी से, जिसका नाम है रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ओके। रूट्स निकालने में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। उसका सिंपल सा रीजन है कि भैया हमारे पास है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है। इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप जाओ, अपने मोड पे क्लिक करो। मोड में क्लिक करके नीचे जाओगे तो ऐसे a x² + bx + c, आई डोंट नो ये सही तरीके से दिख रहे होंगे या नहीं, आपको इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं, वहां आप क्लिक करके अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। ओके। और उन रूट्स के आंसर्स निकाल सकते हैं। आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर में ये सब चीज ऑलरेडी सीख रखी होगी, वरना किसी भी कॉलेज फैकल्टी से बोलना होगा सिखा देगा, या इसका सेपरेट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। उतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इतना साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना तो तुम्हें आना चाहिए बीइंग एन इंजीनियर। ठीक है। तो रूट्स निकालने की प्रॉब्लम वहां सॉर्ट हो जाती है। अदरवाइज स्टिल मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, या एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां स्टार्टिंग में हाउ टू कैलकुलेट द रूट्स का एक फ्री वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी देख सकते हो तुम। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली वैरायटी को कवर करते हैं। ओके। चलो। तो जब भी आपके सामने इस तरीके से सवाल लिखा आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप थोड़े पार्ट्स में लिखेंगे। ठीक है। तो आपकी सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। ओके। तो आप लिखो इस तरीके से कि आप इसका क्या लिख रहे हो, सॉल्यूशन लिख रहे हो। ठीक है। बस थोड़ा दूसरा कुछ कलर वाला देखेंगे या थोड़ा सा जो ज्यादा ब्राइट दिखता हो, हाँ दिस इज बेटर। ठीक है। तो आप पहले तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि आपको इस सवाल में क्या निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द ऑक्सिलरी AUXILIARY। ओके। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, है ना, डॉट डॉट कर दो। ये इतना पार्ट जो है ना, जो इसी को ही लिखना है हमें, तो ये हो गया मेरा d² - 5 टाइम्स ऑफ d + 6 = 0। ठीक है। तो हमारा जो ये इक्वेशन है इसका फॉर्मेट पिछले वाले वीडियो में भी दिखाया था कि ये वाला पार्ट पूरा d वाला पार्ट है। इस d वाले पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, φ। ये d वाला पार्ट किससे मल्टीप्लाई होता है, हमारा y से, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और = क्या बचता है, 0। तो ये जो इतना वाला पार्ट है ना, φ वाला, सिर्फ इस वाले पार्ट को उठा के =0 डालोगे तो क्या मिलती है आपको, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है। और इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या निकालने रहते हैं, आपको रूट्स निकालने रहते हैं। दो तरीके हैं, उठा के सीधे अपने कैलसी में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 1 है, -5 है और 6 है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 1 -5 एंड 6। सॉल्व में क्लिक करूंगा, मुझे दो रूट्स मिल रहे हैं, एक =2 और दूसरा मिल रहा है मुझे =3। ठीक है। सो डायरेक्टली मैं रूट्स लिख सकता हूँ, बट अगर आप चाहें तो इसे नॉर्मली भी निकाल सकते थे। रूट्स निकालना आपको आता होगा, है ना। इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इस तरीके से कि सम आपका -5 होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका 6 होना चाहिए। तो आप -2d और -3d ले लेंगे। ठीक है। सम -5 हो जाता है, प्रोडक्ट आपका 6 हो जाता है। ठीक है। =0। यहाँ से आप d कॉमन लेंगे तो दिस बिकम्स d-2। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो दिस ऑल्सो बिकम्स t-2 =0। इस पूरे में से आप d-2 को बाहर ले सकते हैं, तो ये मिलेगा आपका d-2 कॉमन, और पहले वाले पार्ट में से आपका t, दूसरे वाले में से आया -3, सो d-3 =0। तो यहाँ से भी आपको रूट्स की दो वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है। कौन कौन सी, एक तो d-2 = 0 और दूसरी d-3 = 0। मतलब हम लिख सकते हैं कि एक बार मेरा d2 के बराबर है, एक बार मेरा d जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है। रूट्स को कभी भी d के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इट्स बेटर कि रूट्स को आप किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो पहले हम बोलेंगे यार ये वाला एक रूट हो गया, दूसरा रूट हो गया ये वाला, है ना। सो फर्स्ट रूट इज माई m1, सेकेंड रूट इज माई m2। ठीक है। उठा के इन्हें एक डब्बे में डाल दो। तो चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर चाहो तो सीधे कैलसी में पुट करोगे तो भी डायरेक्टली 2 और 3 आपको मिल जाता है। वो आपका कंफर्ट है कैसे निकालना है आपको। ठीक है ना। थोड़े प्रो लोग होंगे तो देखिए ओरली भी बता देंगे कि 2 और 3 इसके रूट्स होंगे। एक बार रूट्स आ गए आपके, एक बार आपके रूट्स आ गए तो आपको क्या लिखना है, इसका जनरल सॉल्यूशन। कैसे लिखाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, देखिए तो यहाँ आपको लिख के दिखाते हैं कि द जनरल सॉल्यूशन, GNERAL, द जनरल सॉल्यूशन
ऑफ दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, हम इसे वाई सी बुलाते हैं, आप वैसे भी सकते हैं, या बस ये देखो c1 ई टू द पावर m1x प्लस c2 ई टू द पावर m2x। ठीक है। तो जब भी आपके पास एक ऐसा सवाल आ रहा है जहां पे रूट्स कैसे मिल रहे हैं आपको, रियल रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है। जब भी आपके पास एक ऐसा सवाल आ रहा है जहां पे आपको रूट्स कैसे मिल रहे हैं, रियल रूट्स मिल रहे हैं, तो उस रियल रूट्स वाले केस में क्या होगा, आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, c1 ई की पावर m1x प्लस c2 ई की पावर m2x, जिसमें m1 पहला वाला रूट और m2 दूसरा वाला रूट। ठीक है। तो आप यहां पे लिख देंगे आंसर y इज इक्वल टू c1 ई की पावर, पहला वाला रूट क्या था मेरे पास में 2, ओके, और दूसरा वाला रूट मेरे पास में क्या आया था 3। ओके। और ये बन गया आपका इस सवाल का फाइनल आंसर। ठीक है। समझ में आया कितना इजी सवाल होता है ये करना, है कि नहीं? कुछ नहीं करना है, पहले आपको अपनी इस एक्सिलरी इक्वेशन को निकालना है जो कि y को छोड़ के इतना वाला पार्ट में होती है, और उस इक्वेशन के क्या निकाल लेने हैं, रूट्स। रूट्स अगर कैसे आए, आपके रियल रूट्स आए, है ना, और रियल में भी कैसे डिफरेंट है ना, एक 2 है एक 3 है, तो आप एक बार 2 डालेंगे एक बार 3 डालेंगे और जवाब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि रूट्स आपके हमेशा रियल एंड डिफरेंट ही आएंगे। ठीक है ना। ये वाले कैसे थे, रियल रूट्स थे, और उसमें भी रियल रूट्स है नहीं, आप इसे बोल सकते हैं रियल एंड डिफरेंट रूट्स थे। ओके। तो अगर रूट्स रियल एंड डिफरेंट आ रहे हैं तो इस तरीके से जवाब बनेगा। अगर रियल एंड इक्वल हो गए, ठीक है, अगर रियल एंड इक्वल हो गए तो कैसे जवाब देना पड़ेगा, देखिए यहां पे शॉर्ट में लिख के बता देता हूं मैं आपको। ओके। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर अगर रियल एंड इक्वल हो गए तो m1 भी आपका किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, और m2 भी किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर, तो दोनों सेम सेम रूट आ गए। तो आपको अलग अलग लिखने की जरूरत है क्या, इनके नहीं है। फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे c1x प्लस c2। ओके। c1x प्लस c2 ई की पावर में m, एक ही m है मेरे पास है ना, सेम से, तो क्या हो जाता है 2x। ओके, है ना। आगे जाके इस रियल एंड इक्वल वाले पार्ट को भी अच्छे से कवर करेंगे, बट मैं सिर्फ आपको अभी सीखने के लिए दिखा रहा हूँ। रियल एंड डिफरेंट आए थे तो भाई एक बार c1 लिखा एक बार c2 लिखा, बट अगर सेम रूट हो जाते दोनों जगह 2 हो जाता तो हम c1x प्लस c2 लिखते हैं इस तरीके से। ठीक आएंगे, अगर इसको लोड नहीं लेना है फिलहाल के लिए मत लो भूल जाओ, छोड़ दो। ठीक है। वापस आएंगे, फिलहाल हम रियल एंड डिफरेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रैक्टिस ही मेन चीज होती है गाइस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में याद होती जाती है। ओके। आई होप ये वैरायटी क्लियर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। फिर से बता दूं, जो कुछ मैं करा रहा हूं इस सबका पीडीएफ अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है सबका पीडीएफ? एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, वहां जाके सारे पीडीएफ ओपन है एप्लीकेशन में, मोबाइल फोन में देख सकते हो, वेबसाइट पे नहीं दिखेंगे। ठीक है। चलो, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन गाइस। नाउ आई थिंक कि आपको सवाल में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा इस बार क्या करेंगे, स्पीड अप करेंगे सवाल को करने के लिए। ठीक है। तो फटाफट से हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई चलिए, इस सवाल का हमें क्या देना है जवाब, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन ए यू एक्स आई होता ना, ए यू एक्स आई एल आई ई आर वाई। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, है ना। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ये डी वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं, ये वाई और ये वाले पार्ट को भगा देते हैं। ठीक है। तो डी वाला पार्ट लिख दीजिए, चलिए, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब चाहें तो उठा के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर में पुटअप करिएगा, तो 1 - 7 और 12 आएगा, 1 - 7 और 12। ठीक है। पुट किया, एक 3 मिल रहा है, दूसरा मुझे 4 मिल रहा है। ठीक है ना। तो मैं चाहूं तो डायरेक्टली यहां लिख दूंगा कि हेंस द रूट्स आर 3 और 4। आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं, आपको पूरा पूरा निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। द रूट्स आर 3 और 4। तो पहले वाले रूट को हम m1 बताते हैं और दूसरे वाले रूट को हम m2 बताते हैं। 3 है एंड m2 इज इक्वल टू कितना, 4 है आपका। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले क्या बता दिए, अपने रूट्स बता दिए, ये रहे आपके रूट्स। ठीक है। अब रूट्स को लिखने के बाद में अगली स्टेप में आपको क्या लिखना है, इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना। सो देयरफॉर तो जनरल सॉल्यूशन है आपका। ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन इज, क्योंकि रूट्स आपके दोनों अलग अलग है, रियल एंड डिफरेंट है, तो रियल एंड डिफरेंट के लिए मैंने आपको सिखाया था कि रियल एंड डिफरेंट के लिए आएगा y इज इक्वल टू c1 ई की पावर में m1x
प्लस C2 e की पावर में m2x। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, जो पहले वाला रूट है उसकी वैल्यू लिख दें, C1 e की पावर m1 विच इज 3 प्लस C2 e की पावर m2 विच इज 4। ये लीजिए, ये आपका रेडी हो गया सॉल्यूशन। कितना आसान, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब क्या करना है अब, आज के बाद आपको इस टाइप का सवाल दिखे, मुझे लगता है आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। आप देखोगे सवाल यहाँ पे, इसी पार्ट को देखकर आप उसे यहाँ डाल दोगे, यहाँ से रूट निकाल लोगे और डायरेक्टली आप इस वाले पार्ट को एज एन आंसर लिख सकते हो। मन ही मन अब आप सीख चुके हो कि आपको फटाफट से क्या करना है। ठीक है ना। लेकिन लेकिन एग्जाम में ऐसा मन ही मन वाला काम नहीं चलता है, आपको थोड़ा सा स्टेप लिख के दिखाना पड़ता है कि पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन दिखाया, फिर रूट्स दिखाया और फिर उनको जनरल सॉल्यूशन इस करके लिख के दिखाया। ठीक है, तो एग्जाम में जो भी सवाल आएगा उसमें आपको ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा, एंड दैट इज द सोल रीजन कि मैं आपको यहां पर भी लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने दो सवाल हैं बैक टू बैक आए, ये दोनों सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है ना। सो लोड लेने की जरूरत नहीं है यार, अब तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली दिखा सकता हूँ इनको। ये हो गया मेरा पहला वाला सवाल। ठीक है, मैं इसे डालूंगा डायरेक्टली अपने कैलसी में। सो D² - 60 + 8 है, तो 1 है, -6 है और 8 है। 1 -6 एंड 8। ठीक है, ये डाला, सॉल्व में इज इक्वल टू दिया, तो एक आ रहा है 2, दूसरा आ रहा है 4। तो मेरे पास जो रूट्स मिल रहे हैं इस सवाल के लिए वो दो रूट्स मिल रहे हैं, 2 और 4। तो पहले वाला रूट हो गया मेरा 2, दूसरा वाला सॉरी, रूट हो गया मेरा 4। और फिर इसके बाद जब मैं जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहूंगा इसका, सो माय जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू C1 e की पावर में पहला वाला रूट आएगा पहले, फिर उसके बाद में आएगा दूसरा वाला रूट। ठीक है ना। तो मैं जानता हूं कि इसे आसानी से लिखा जा सकता है, बट जैसे मैंने पहले दो क्वेश्चन में आपको स्टेप्स दिखाई थी, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ये सिर्फ मैं स्पीड अप करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है ना। अगला सवाल देखो कितना आसान होता जाता है हमारे लिए। अगला सवाल हमें पहले क्या बताने हैं, इसके रूट्स बताने हैं। चलिए, तो उठाया, डाला कहां पर, कैलसी में। ठीक है, तो क्या क्या है मेरे पास में, डी स्क्वायर के सामने 1 है, -11 है और 28 है। 1 है, -11 है और 28। ठीक है, सॉल्व पे क्लिक किया, एक आ रहा है 4, दूसरा आ रहा है 7। तो पहले वाले की वैल्यू है 4, दूसरे वाले की वैल्यू है 7। ये आ गए क्या आपके रूट्स। अब बताना है मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू C1 e की पावर में पहले वाला रूट प्लस C2 e की पावर में दूसरा वाला रूट। ठीक है, ये हो गया इस सवाल का जवाब। ये था इसके पहले वाले सवाल का जवाब। ओके, है ना। तो जैसे मैंने कहा आपको कि अगर आपको ये रूट्स कैलसी पे निकालने नहीं आते हैं तो प्लीज इसे सीख लीजिए। इसका एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने एप्लीकेशन में डाल रखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लगेगा तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, वहां पे कहीं पड़ा होगा इसी प्लेलिस्ट में, तो वहां से उठा लीजिएगा। बट कहाँ ढूंढते फिरोगे, इससे बेटर है कि एप्लीकेशन पे जाओ, डाउनलोड करो, वहां पे इसका फ्री वीडियो बना के डाल रखा है मैंने कि रूट्स निकाले कैसे जाते हैं। ठीक है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर को ही रिकॉर्ड करके डाला है। ओके, है ना। तो हाँ, ये चीज कर लीजिएगा प्लीज जाके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है यार तुम अब सेकंड ईयर में पहुंच चुके हो, तो आई थिंक इतना साइंटिफिक कैलसी तो तुम्हें आना ही चाहिए, वरना किसी भी दोस्त को पकड़ो वो बता देगा तुम्हें ये कैसे पुटअप करते हैं। सो वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग। ओके, ठीक है, चलिए। ऑलराइट देन गाइस, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन है, तो अभी तक हम सब स्क्वायर स्क्वायर वाले क्वेश्चन कर रहे थे। अब जरा थोड़े से क्यूब वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो क्यूब वाले क्वेश्चन में क्या होगा, स्क्वायर में आते थे 2 रूट, क्यूब में आएंगे कितने, 3 रूट। टेंशन लेने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हियर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो सब मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, ना ही तुम इंटरेस्टेड हो उसको दोबारा सुनने में। रूट्स की वैल्यू बताएंगे डायरेक्टली, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन है। तो इस बार कितनी रूट्स मिलेंगी भाई साहब, हमें मिलेंगी इस बार 3 3 रूट्स। तो तीनों रूट्स की हमें वैल्यू बतानी है। जैसे ही तीनों रूट्स हमें मिल जाएंगे, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखाएगा इसका, y इज इक्वल टू C1 e⁻. 3 रूट्स हैं तो पहले आएगी पहली वाली रूट, फिर C2 e⁻, फिर आएगी आपकी दूसरी वाली रूट, प्लस C3 e⁻में तीसरी वाली रूट। देखा, है ना। पहले M1 M2 में क्लोज हो जाता था, बट इस बार आपका क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 लगेंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बस। चलो फटाफट रूट्स बताते हैं पहले। ठीक है, M1 M2 M3 वैल्यू डालते हैं। अपने आप क्यूबिक इक्वेशन चूज करना पड़ेगा मोड में जाके मुझे। ये क्यूबिक मैंने चूज कर लिया। सो कोएफिशिएंट्स डालो इनके, 1 6 11 6। ठीक है, तो 1 6
11 6। सॉल्व पे क्लिक किया। पहला रूट मिला मुझे -3। चलिए भाई साहब यहाँ डाल देते हैं -3। दूसरा रूट मिला मुझे -2। ठीक है भाई साहब। तीसरा रूट मिला मुझे -1। ये आ गया आपके 3 रूट्स। ठीक है। अब आगे इन्हीं 3 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। थोड़ी सी जगह मेरे को लग रही थी कम, तो मैंने क्या कर लेना है, इसमें फटाक से इसको थोड़ा सा ऊपर डाल देने का है। ठीक है। चलो। सो फाइनली आई कैन से y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1 है मेरे पास में -3x प्लस c2 e की पावर में -2x प्लस c3 e की पावर में -1x। कल को आप -1 को यहाँ लिख दोगे, -3 को यहाँ लिख दोगे, आगे पीछे कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉस। ठीक है ना। कैसा भी लिखें सही जवाब वही है, माना जाता है उसे। ठीक है। टेंशन नहीं लेने का बॉस। ठीक है। वापस चलते हैं। अगला सवाल फिर से मेरा क्यूबिक को लेकर है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप इस सवाल के क्या बताएंगे, रूट्स बताएंगे। अगेन क्यूबिक इक्वेशन है तो हम जानते हैं कि हमारे पास कितने रूट्स मिलने वाले हैं भाई, 3 रूट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। तो हम तीनों रूट्स को लिख लेंगे। जैसे ही तीनों रूट्स मिल जाएंगे उसके बाद वाली स्टेप हम जानते हैं कि अब हमें लिखना है इसका जनरल सॉल्यूशन, विच विल बी गिवन बाय y इज इक्वल टू c1 e की पावर में m1x प्लस c2 e की पावर में दूसरा वाला रूट प्लस c3 e की पावर में तीसरा वाला रूट। चलिए फटाफट से जरा पुटअप करें, वैल्यूज निकालते हैं। तो इस बार क्या है मेरे पास में, इसका 1 -6 11 -6। ठीक है। तो 1 -6 11 -6 सॉल्व किया। पहला रूट आया मेरा 1। ओके। दूसरा रूट आया मेरा m2 इज इक्वल टू 2। है ना, ये सब इसमें ही हो रहा है गाइस। ठीक है ना। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट हाँ ये चीज आपको आनी चाहिए। m3 इज इक्वल टू 3। ठीक है। नहीं भी आती होगी तो जैसे मैंने कहा सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, लोड लेने का नहीं है वहां पे। y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1 इज 1 सो 1x प्लस c2 e की पावर m2 इज 2 सो 2x प्लस c3 e की पावर m3 इज 3 सो 3x। 1 2 3 आगे पीछे कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो आई होप कि आपने इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन लिखना अच्छे से सीख लिया है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उन सारे क्वेश्चंस में आपके रियल रूट्स आ रहे थे, और रियल होने के साथ साथ वो कैसे थे, डिफरेंट थे। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट रियल एंड डिफरेंट रूट्स। जरूरी नहीं है कि आपके रूट्स हमेशा रियल एंड डिफरेंट ही रहेंगे, आपके रूट्स रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो अब जो आगे हम सवाल करेंगे उसमें क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे रूट्स रियल एंड डिफरेंट नहीं है बट कि रूट्स रियल एंड इक्वल है। ठीक है। तो चलिए फटाफट से आपको इस वैरायटी को भी कवर करा देते हैं, क्योंकि अब आप पहली वैरायटी कर चुके हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। तो चलो फटाफट से जरा इसकी रूट्स लिखना शुरू करें। ओके। सो रूट्स क्या होंगी इसकी, उठाते हैं और डालते हैं इसको कैलसी पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब। ठीक है। सो मेरे पास d² के सामने 1 -6 और 9, तो 1 -6 और 9। ठीक है। अब मैंने आगे क्लिक किया सॉल्व पे। x1 की वैल्यू भी 3 और x2 की वैल्यू भी 3। ठीक है। सो x1 भी सी आ रहा है, x2 भी 3 आ रहा है, मतलब रूट्स दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि भैया पहला वाला रूट भी क्या आया मुझे, 3 आया। दूसरा वाला रूट भी क्या आया मुझे, 3 आया। अब क्या करें, अब इसका लिखेंगे हम क्या, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है, क्या होता है, y इज इक्वल टू c1 e की पावर में m1x प्लस c2 e की पावर में m2x। है ना। 3 रूट रहा तो c3 e की पावर में m3x। 4 रूट रहा तो ये ऐसे चलता जाता है। बट ये तब है जब आपका अलग अलग रूट आ रहा हो, है ना, m1 m2 m3 अलग अलग आ रहा हो। लेकिन यहां पे क्या है, सेम सेम आ गया। तो सेम सेम अगर आता है, ठीक है, तो हमें ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना पड़ता है c1x प्लस c2। ठीक है। अगर रूट्स आपके सेम सेम आ गए तो आपको c1x और c2 को एक साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। फिर आप मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे e की पावर में m1x। ठीक है ना। जो भी आप लिखना चाहें m1 m2 m3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में सेम रूट्स हैं। जो भी वैल्यू है वो m1 m2 की सेम सेम है। तो आप इसे m1 इज इक्वल टू m2 लिख सकते थे, विच इज नथिंग बट द नंबर इक्वल टू 3 ओनली। और वही जो एक नंबर है उसे यहाँ पर ही डालना है आपको। ठीक है ना। ओके है ना। तो आप क्या करिए इसे, हाँ ठीक है, चलो m1 लिखा था, लिखे रहने दो इसे। आप लिख देंगे फाइनली कि आपका y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c1x प्लस c2 e की पावर में जो भी आपका रूट है क्या है, 3 है, सो 3x। समझ में आया, है ना। तो ये चीज कब, जब आपका रियल एंड डिफरेंट रूट्स होता था।
बट अगर आपके रूट्स सेम सेम हैं तो उस केस में आपको इसे यूज करना पड़ेगा, बिकॉज रियल एंड इक्वल रूट्स हैं आपके, ठीक है ना। तो इसे प्लीज थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो आप एक्चुअल एग्जाम में दोनों को नहीं लिखेंगे, है ना। आप जान जाएंगे कि भैया सेम सेम रूट्स आ रहे हैं, m1 = m2 = 3, तो हमें ऊपर वाला नहीं लिखना है, हमें सीधे क्या लिखना है, नीचे वाला लिखना है। ओके, जो कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और ये लिखने के बाद में नीचे लिख देना कि हाँ जी भाई साहब, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, डायरेक्टली याद हो जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल और देखते हैं, है कि नहीं। चलिए, अगला सवाल वही है आपका रूट रूट्स के बारे में, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है यार छोटी सी। क्या प्रॉब्लम है छोटी सी, कि ये जो सवाल है ये पिछले वाले सवाल की तरह नहीं दिख रहा, है ना। यहाँ d-1 का स्क्वायर है, और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इस चीज को आपके कैलकुलेटर में पुट अप करना पॉसिबल नहीं है। क्या समझे, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको आपके कैलकुलेटर में पुट अप करना पॉसिबल नहीं है। तो लोगों का दिमाग कैसे चलता है, लोग बोलते हैं कि ठीक है मैं क्या करूंगा, इस d-1 का स्क्वायर को खोल दूंगा। ठीक है, खोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d² - 2d+1। फिर मैं इसको d-2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो d² × d हो जाएगा d³ फिर -2d², फिर -2d² -2 - +4d, है ना, प्लस d-2। ऐसा कर करके मैं एक बड़ी सी इक्वेशन बना लूंगा, फिर सॉल्व कर लूंगा। मैं कहता हूं इतनी मेहनत क्यों करना, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इंजीनियर हो, है ना, तो इंजीनियर हो तो थोड़ी इंजीनियर वाले काम करें। ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे सवाल तुम्हें देखने को मिल सकते हैं जिनका डायरेक्टली कैलसी में डालने से रूट नहीं मिलता। ठीक है, तो आप बीइंग एन इंजीनियर, कैलसी तो बाद में आपने शुरू किया, पहले 11th 12th में थोड़ी सी मेहनत की थी, क्वाड्रेटिक निकालना सीखा था, वही चीज करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये 2 बार आया है ना, सो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका एक बार d-1, फिर वापस से d-1, और फिर है आपका d-2। ठीक है, स्क्वायर था तो 2 बार लिख लिया। अब इसे देखो, ये ऑलरेडी आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ गया, जो बड़ी सी इक्वेशन मन को छोटा छोटा हम करके आते थे, तो ये वैसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ना। हाँ जी सर, आ गया। तो जब d-1 0 के बराबर होगा, तो उससे वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, d = 1। ठीक है, तो ये पहला वाला सॉल्व होगा, है ना। तो आप लिख सकते हो ऐसे कि d-1 शुड बी इक्वल टू 0, है ना। फिर साथ में ये सेकंड वाला पार्ट है, फिर से d-1 शुड बी इक्वल टू 0, और ये थर्ड वाला पार्ट है विच इज d-2 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे d की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। यहां से मुझे d की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। और यहां से मुझे d की वैल्यू क्या मिल रही है, 2। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो मुझे जो रूट्स मिल रही हैं वो कौन कौन सी रूट्स मिल रही हैं। पहली वाली रूट m1 = क्या है, 1। दूसरी वाली रूट m2 = क्या, 1। तीसरी वाली रूट m3 विच इज इक्वल टू 2। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि आपकी जो दो रूट्स हैं m1 = m2, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। और जो तीसरी वाली रूट है m3, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, है ना। इस बार मुझे इक्वल रूट्स भी मिल रही हैं यहाँ पे, और ये थोड़ी डिफरेंट वाली रूट भी मिल रही है। ओके, है ना। तो इस तो पूरे क्वेश्चन का जो आंसर हमें लिखना है, ठीक है, वो किस तरीके से लिखना है, चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिले यहाँ पे। ओके, है ना। तो इस पूरे का उद्देश्य क्या था, सिर्फ इतना निकालना कि आपके पास 3 रूट्स मिल रही हैं, है ना। इस रूट्स वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज एक्चुअली एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ऊपर जो किया वो तो हमारा था थोड़ा बहुत लिखने का, ठीक है ना। रूट्स हमारे सामने हैं, रूट्स को उठा के हम डाल देंगे डब्बे में। अब हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना, तो जनरल सॉल्यूशन में हमें देखना है कि यार हमें इक्वल रूट्स भी मिल रही है और डिफरेंट रूट्स भी मिल रही है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो जब डिफरेंट रूट्स होती थी तो सॉल्यूशन कैसे बनता था, बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा समझ जाओगे। जब डिफरेंट रूट्स होती थी तो y = क्या बनता था, c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x, है ना, प्लस ये ऐसे चलता जाता था डिफरेंट रूट्स में। इक्वल रूट्स में क्या होता था, ठीक है, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक, c3 e⁻m3x, ये चलता जाता था। इक्वल रूट्स में क्या होता था, इक्वल रूट्स में होता था कि भाई हम c1 और c2 को साथ में लिखते थे, c1x + c2, ठीक है, और फिर e⁻m1x। इसके आगे का मैंने देखना ही था लिख के, ठीक है, बट इसके आगे का भी होता है क्या, c1 c2 हो गया, अब आएगा c3 e⁻, है ना। m1 = m2 तो हो चुका है यहाँ पे, तो अब क्या आएगा तुम्हारा m3x, ठीक है, c3 m3 प्लस, आगे बढ़ोगे तो c4
ई की पावर में m4x। तो ये इस तरीके से चलता है ना। तो जो दो रूट्स होती हैं वो ऐसे लिखा जाती है, जो बची हुई रूट है वो यहाँ आ जाती है ना। तो जो सेम सेम रूट है, जो सेम सेम रूट है वो कैसे लिखा जाएगी आपकी, c1x प्लस c2, है ना। कौन सी रूट है आपकी, एक ही रूट है वो 1 है, ई की पावर में 1x प्लस, इसके अलावा और एक रूट है क्या, हाँ जी भाई साहब ये और एक रूट है, ठीक है। c3 ले लेंगे उसके लिए, c3 ए की पावर में m3, m3 कितना है हमारा 2x, हो गया। ये बन गया इस वाले सवाल का जवाब। तो जैसे मैंने कहा कि यार स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि यार कितनी सिंपल चीज थी, है ना। तो अगर रूट सेम आती थी तो हम उसको इस तरीके से लिखते थे, हाँ जी लिखते थे, पिछले सवाल में चेक किया था, पिछले सवाल में सीखा था, ठीक है, कि रूट्स अगर सेम हो गए तो उनको ऐसे लिखना है। सेम के साथ में एक दूसरी वाली रूट भी जुड़ गई तो ठीक है भाई साहब, उसको C3 लगा के लिख देंगे, हो गया जी काम, है ना। ठीक है, तो सवाल को देख के कभी भी डरना नहीं है, पहली चीज। दूसरा, हर सवाल तुम्हारे कैलसी से सॉल्व होगा इसकी गारंटी है क्या, नहीं है। तो बीइंग एन इंजीनियर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो सवाल मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं तुमको, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ। प्रैक्टिस करके जाओगे, काम तुम्हारा आसान हो जाएगा और चीजें तुमसे बनेगी, इसकी गारंटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगेन, अगर तुम बोलोगे कि इस सवाल को मैं फटाक से उठा के डाल दूं अपने कैलसी पे और इसका जवाब मिल जाएगा, तो तुम कर रहे हो भाई साहब गलती, क्योंकि ये कैलसी पे डाला नहीं जा सकता, इसको डालना कैलसी पे पॉसिबल नहीं है। बट बीइंग एन इंजीनियर तुम्हारे पास दिमाग है, तुम बोलोगे कि ठीक है रहने तो, मुझे नहीं है जरूरत कैलसी की, मैं दिमाग लगाऊंगा। ये D+3 दो बार लिखा है ना, हाँ जी सर दो बार लिखा है, तो लिख दो इसको D+3 को दो बार। एक बार लिखा तुमने D+3, ठीक है भाई साहब, फिर से लिखा तुमने D+3, ठीक है भाई साहब, फिर लिख दिया तुमने यहाँ पे D-4 = 0। पहले वाले में से पहला रूट मिलेगा मुझे, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी है -3, जानते हो तुम। दूसरे वाले में से दूसरा रूट मिलेगा फिर से -3, ठीक है। तीसरे वाले में से तीसरा रूट मिलेगा, वो क्या कितना 4, है ना। ओके, ये रूट्स मिल गए। अब तुम बोलोगे कि चलो अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिख के दिखाता हूं मैं। तो बीइंग अ स्मार्ट पर्सन तुम बोलोगे कि अच्छा पहले दो रूट सेम सेम है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों रूट सेम सेम है, c1 की पावर में n1x। अच्छा सेम सेम है तो ऐसा नहीं लिखेगा ना, सेम सेम है तो क्या होता है, c1 c2 साथ में आते हैं, तो c1x प्लस c2 साथ में आ गए, ठीक है ना, बिकॉज सेम सेम था। e की पावर में m1 क्या है, m1 = m2 -3 है, ठीक है। जो भी है लिख दोगे, साथ में एक दूसरा वाला रूट भी है, हाँ जी है, तो लीजिए एक और कांस्टेंट लगा के लिख दो उसको, e की पावर में m3x, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा क्या, c1x प्लस c2, जो आपका पहला रूट था m1 = m2 विच इज -3, तो e की पावर में m1x प्लस c3 e की पावर में जो दूसरा वाला रूट था आपका 4x, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा फाइनल आंसर। देखा, चुटकियों में चीजें सॉल्व होती है, नो कॉम्प्लिकेशंस, डिपेंडेंसी कैलसी में रखनी रखो, नहीं रखनी मत रखो, काम तुम्हारा होता रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ओके सो, क्योंकि अब तुम्हें थोड़ी सी स्पीड आ चुकी है, एक अच्छा सा सवाल है तुम्हारे सामने। वैसे मैं तुम्हें ये होमवर्क देना चाहता हूँ और तुम्हें होमवर्क ये देना चाहिए भी मुझे, ठीक है। बस क्योंकि ये पहली बार हमें ये क्यूब के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पहली बार हमें क्यूब के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा लिख के करा देता हूँ तुम्हें, है ना, स्पीड अप करेंगे फटाफट से। तो ये जितना भी पार्ट होता है ये वाला, जिसमें लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं तुम्हें दिखा दूं कि जो तुम्हारा d/dx है उसे तुम पूरे को d से रिप्लेस कर सकते हो। स्क्वायर अगर तुम्हारे पास में आ गया, d² / dx², तो इस पूरे को आप d² से रिप्लेस कर सकते हो। या लेट्स सी तुम्हारे पास क्यूब वाला पार्ट आ जाता है, d³ / dx³, तो इस पूरे वाले पार्ट को तुम d³ से रिप्लेस कर सकते हो। 4 आ गया तो 4 से रिप्लेस कर सकते हो, बस उतना ही है। तो ये d³ / dx³ ये पूरा पूरा पार्ट है, ये d³ से रिप्लेस हो सकता है, हाँ जी भाई सब बिल्कुल हो सकता है। साथ में y तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया, +2 ये d² / dx² तुम्हारा d² से रिप्लेस हो सकता है, हाँ जी भाई साहब हो सकता है। साथ में y तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये d/dx तुम्हारा d से रिप्लेस हो सकता है ना। तो लिखा d और ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, = 0। अब इस पूरे में y कॉमन है तो तुम y को बाहर निकाल लोगे और ये बनेगा d³ प्लस 2d² प्लस t, और ये पूरा का पूरा तुम्हारे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, =0। अब पीछे पलट के देखो, जो भी तुम क्वेश्चंस पहले करते आए हो ये सब कुछ उसी क्वेश्चन के जैसा बन चुका है ना, कि एक d वाला पार्ट है इंटू y = 0, है ना। ये आ चुका है क्या, तुम्हारा फेमिलियर वाला पार्ट।
अब तुम्हारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। सो अगर लगे तो मैं लिख के बता देता हूँ, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये वाला पार्ट विच इज डी क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू कितना, 0। अब अगर तुम्हें रूट्स निकालने हैं तो इस वाले पार्ट के रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो बेस्ट क्या रहेगा, उठाओ और कैल्सी पे डालो, बिकॉज ये कैल्सी पे डाला जा सकता है ना। तो उठाते हैं और क्यूब वाला डालते हैं कैल्सी पे। तो मेरे पास में डी क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, फिर क्या है, टी स्क्वायर का 2 है, फिर डी का है 1 वापस से, और लास्ट में कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट कुछ नहीं मतलब प्लस 0 है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो 1 2 1 0। ओके, अब मैं यहाँ पे मारता हूँ इसको सॉल्व। तो मुझे रूट्स क्या क्या मिल रही है, पहला रूट मिल रहा है -1, दूसरा मिल रहा है 0, और मुझे दो ही रूट्स मिल रही है, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस सवाल को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, मुझे एक रूट मिल रही है -1 और दूसरी रूट मिल रही है क्या, 0। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ दो ही रूट्स मिल रही है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ दो ही रूट्स मिल रही है, एक रूट मिल रही है मुझे m1 जिसकी वैल्यू कितनी है, -1, और दूसरी रूट मिल रही है मुझे m2 जिसकी वैल्यू कितनी है, 0। क्योंकि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है तो मुझे कितनी रूट्स मिलनी चाहिए थी, 3। मिली कितनी, 2। मतलब ऑब्वियसली एक रूट रिपीट होने वाली हो सकता है कि m1 और m2 दोनों बराबर हो, है ना, और m3 जो है वो 0 के बराबर हो। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई m1 -1 हो और m2 और m3 बराबर हो, दोनों 0 के बराबर। बट ये -1 रिपीट हो रहा है कि ये 0 रिपीट हो रहा है तुमको नहीं पता। जो रिपीट होगा उसके हिसाब से तुम्हारा आंसर भी चेंज होगा, राइट, है ना। तुम अगर इस सवाल का जवाब इस दो रूट के हिसाब से दे दोगे, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं कि यार दो रूट्स देखी कैलकुलेटर पे और फिर तुरंत लिख दिया y इज इक्वल टू c1 ई की पावर में m1x मतलब -1x प्लस c2 ई की पावर में m2x मतलब 0x। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिख के आओगे ना, ये सॉल्यूशन तुम्हारा गलत है, वो तुम्हारे नंबर काट लेगा, ठीक है। तो जो तुम सोचते हो कि अरे मैं तो पूरा लिख के आया, मैं तो कुछ गलती किया नहीं, मेरा नंबर कैसे कट गया, ऐसे कट गया, ये चीजें होती हैं, ठीक है। सो बीइंग एन इंजीनियर तुम्हें गधा मजदूरी नहीं करनी है कि बस उठाया कैलकुलेटर पुटअप करना चालू कर दिया, तुम्हें लगाना थोड़ा सा दिमाग, ठीक है ना। तो देखो, अब तुम ये बोलोगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा किसमें दिमाग लगाना है किसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखो यार, ये सारी चीजें ना तुम्हारी प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तुम अगर एक सवाल करके जाओगे ये सारी चीजें नहीं बनेगी, तुम प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगी। तुम्हें कैलसी का इस्तेमाल तभी करना है जब तुम्हें जरूरी लगे, तुम्हें कैलसी का इस्तेमाल तभी करना है जब तुम्हें जरूरी लगे, पहली चीज। दूसरी, अनलेस तुम अपनी इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बना लो तब तक कैलसी का इस्तेमाल मत करो भाई, ठीक है। मैं इसको कैसे सिंपल बना सकता हूँ, इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ ना। तो जब भी तुम कुछ कॉमन ले सकते हो तो उसको कॉमन लेके अलग कर दो ना, ठीक है। जब तक कुछ भी तुम कॉमन ले सकते हो तब तक तुम्हारे कैलसी का इस्तेमाल मत करो, वरना सवाल तुम्हारा हो जाएगा गलत। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जब तक तुम किसी चीज को कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन लेके बाहर कर दो, कैलसी का इस्तेमाल मत करो वरना तुम फंस जाओगे। तो क्या करना है, इस पूरे में से मैं डी कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने डी को कॉमन लिया बाहर। तो यहां अंदर क्या बचा तुम्हारा, डी स्क्वायर प्लस एक डी बाहर जा चुका तो बचा 2d प्लस 1 × y। अब अगर इस सवाल को तुम देखोगे तो ये दो पार्ट्स में बन चुका है, एक तुम्हारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन तुम जब लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है दैट इज, पहले डी है, ठीक है, उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है मेरे पास में डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 = 0। मतलब एक d इज इक्वल टू 0 से भी रूट मिलेगा तुमको, बोलो हाँ, हाँ जी सर मिलेगा, ठीक है। तो एक t इज इक्वल टू 0 से मिलेगा और दूसरा ये वाला पार्ट इक्वल टू 0 से मिलेगा तुम्हें, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 = 0। इतनी बारीकी से लोग सिखाते नहीं हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेहनत लगती है भाई ये सब बनाने में, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन, इसमें से और कुछ तुम बाहर नहीं निकाल सकते, तो अब लगे तो तुम इसको अपने कैलसी में डाल लो, ठीक है। तो एक रूट तो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी, उसको मैं सिंपली बोल दूंगा m1 = 0, पहली वाली रूट। दूसरी रूट इसको उठा के कैलसी में डालोगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो हम क्वाड्रेटिक में खेलेंगे। कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 2 एंड 1, तो 1 2 एंड 1। सॉल्व किया, एक रूट -1 मिली, दूसरी रूट भी मुझे -1 मिली। मतलब जो आपके रूट्स रिपीट हो रहे हैं ना वो -1 है, m2 = -1,
एंड आपका जो m3 है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू -1। तो ये रूट रिपीट हो रहा है, ये वाला रूट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसमें पहचानना यही होता है कि भाई साहब रिपीट कौन सा वाला हो रहा है, 0 रिपीट हो रहा है कि -1। जब तुम इसको डायरेक्टली डालते हो तुम्हारे कैलसी में, तुम्हें सिर्फ दो रूट्स दिखाता है कैलसी, क्या, एक 0 दूसरा -1। बट दो रूट्स नहीं है, इसके तीन रूट्स हैं, 0 -1 एंड -1। ठीक है, और रूट्स के बेसिस पे जनरल सॉल्यूशन बनता है। तो तुम्हें शायद समझ में आ रहा होगा कि तब तक कैलसी का इस्तेमाल नहीं करना है जब तक हमारी चीजें हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लिख दें। सिंपलेस्ट मतलब जो कुछ कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लो, उसके बाद सॉल्व करो। अब इसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो एक जो रिपीट हो रही है रूट, उसके लिए पहले लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, रिपीट ये वाली हो रही है तो इसको लिख दो C1 और C2 साथ में आएंगे, है ना, C1x प्लस C2। ओके, ई की पावर में M2 M3 M1, आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। मैंने कहा था आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका बनेगा -6 प्लस, दूसरी रूट क्या है आपकी 0, तो C3 ई टू द पावर M3, आप इसे M3 मान लें, 0x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि अरे नहीं आपने M1 इसको माना था तो आप पहले M1 को इसको लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे तुम चाहो तो M1 उसको लेके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या लिखेगा फिर ऐसे में, फिर आएगा ये C1 ई की पावर में M1 क्या है 0x प्लस, ये दोनों बराबर है 2 और 3, तो C2 और C3 साथ में आएंगे, C2 और C3 साथ में आएंगे तो क्या होगा C2x प्लस C3, क्योंकि जब इक्वल रूट्स आती है तो दो कॉन्स्टेंट्स साथ में आते हैं ई की पावर में, जो भी है आपका क्या है -1 वाला वैल्यू, -1x। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो भी सही है, इसके जस्ट पहले जो बताया वैसे लिखते हैं तो भी सही है। बट रूट्स कितने दिखने चाहिए, टोटल 3 दिखने चाहिए यहाँ पे। इस तरीके से 3 रूट्स अगर आपने नहीं दिखाए तो वो एग्जामिनर आपका काट देगा। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट। ओके, तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, अगला सवाल वापस से है आपके सामने। ठीक है, तो अब बीइंग अ स्मार्ट इंजीनियर आई होप कि आप गलती नहीं करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, क्योंकि अब मैं पहले क्वेश्चन में सिखा चुका हूं तो ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। क्यूब वाली चीज को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ d³ इंटू वाई प्लस 4 टाइम्स ऑफ d² इंटू वाई प्लस 4 टाइम्स ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पूरे से हम y को कॉमन निकाल लेंगे, सो d³ प्लस 4 टाइम्स ऑफ d² प्लस 4 टाइम्स ऑफ d इंटू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जस्ट लेट मी चेक इट वंस, d³ प्लस 4d² प्लस 4d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या है, ये है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज d³ प्लस 4d² प्लस 4 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो डायरेक्टली इस क्यूबिक इक्वेशन को डाल सकते हैं अपने कैलकुलेटर में, बट थोड़ी देर पहले ही आपने सीखा है कि हम स्मार्ट इंजीनियर से हम ये गलती नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कुछ भी कॉमन दिख रहा है। जब तक कॉमन दिख रहा है उस कॉमन को बाहर निकालो। इन सब में मुझे डी कॉमन दिख रहा है तो मैं इसमें से डी को बाहर निकाल लूंगा। तो यहां बचेगा क्या आपका d² प्लस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू क्या 0। तो एक मुझे d इज इक्वल टू 0 से मिलेगी रूट, और दूसरी रूट मिलेगी इस पूरे d² प्लस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से। तो यहां से तो रूट मुझे दिख ही रही है। ठीक है, तो रूट्स, पहली वाली रूट ऑब्वियसली मेरी 0 के बराबर है। ओके, जो दूसरी रूट है इसको मैं डाल दूंगा अब अपने कैलसी में। ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है वो d+2 इंटू d+2 है तो -2 होगा। स्टिल 1 4 एंड 4 डाला, -2 एंड -2, दोनों बार -2। तो अगला वाला भी -2 है और उसके बाद वाला भी -2 है। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू C1 ई की पावर M1 है, 0x लिख दिया, प्लस ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, M2 M3 रिपीट हो रहे हैं तो C2 C3 साथ में आएंगे, है ना, C2x प्लस C3। ओके, ई की पावर में जो भी है, आप ऐसे आंसर लिख के भी बता सकते थे, या फिर अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है इक्वल रूट्स को पहले लिखने में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 ई की पावर, सॉरी, आप अगर इनको पहले लिखना चाहते हैं तो फिर आप बोलोगे कि C1 C2 साथ में लिखना पड़ेगा आपको, तो C1x प्लस C2। ओके, ई की पावर में जो भी था आपका -2x प्लस C3 ई की पावर में जो बढ़ा हुआ आपका 0x। ठीक है, अल्टीमेटली देखो C1 C2 C3 क्या है हम नहीं जानते, बट दिखाना क्या जरूरी है, 3 रूट्स दिखाना जरूरी है। 3 रूट्स का आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने पहले इक्वल वाला पार्ट लिखा तो ऐसा, पहले इसको लिखा फिर बाद में इक्वल वाला पार्ट लिखा तो ऐसा। ठीक है,
इस टाइप के सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं गाइस, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें कोई बताता नहीं है, एग्जाम में ये चीज दिखती है, फिर तुम सोचते हो बैठे बैठे कि क्या आ गया। तो प्लीज संभलना ना, बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है। और इस सबके नोट्स, जैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे इसके सबके नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नोट्स का जो फॉर्मेट है वो बड़ा ही क्लियर फॉर्मेट है गाइस, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं जनरली दिखाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स अवेलेबल है, उठा के जाके वहां से देख सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, चलो। सो वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हमने दो वैरायटी कवर की है, और दोनों ही वैरायटी में हमें रूट्स कैसे मिलते थे? रियल रूट्स मिलते थे, है ना। कभी रियल रूट्स आपके इक्वल हो जाते थे, कभी रियल रूट्स आपके इमेजिनरी हो जाते थे, है ना। ओके, अब रियल एंड इक्वल का और एक एग्जांपल है, तो इसको करा के मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। आप डायरेक्टली जब मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर पीडीएफ में एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो अब वहां से इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, और ये होमवर्क है आपके लिए, खुद प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आगे लेके चलता हूं मैं आपको इमेजिनरी रूट्स की तरफ। तो जब बात आपकी इमेजिनरी रूट्स की होती है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग होता है ना। और उसको याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से चलिए आपको इमेजिनरी रूट्स करवाता हूँ। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इमेजिनरी रूट्स का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सारा कुछ आपका डायरेक्टली कैलसी पे हो जाता है, आपको कहीं पे भी लोड नहीं लेना पड़ता। इमेजिनरी रूट्स का बेस्ट पार्ट क्या है? सारा कुछ कैलसी पे हो जाता है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में जब आप देखोगे, तो आखिरी आखिरी में हमें थोड़ा सा कॉमन निकालना पड़ा, फिर कैलसी वैल्सी यूज करना पड़ा, डायरेक्ट कैलसी यूज करो तो फंस सकते थे, ठीक है ना। बट इमेजिनरी रूट्स में ऐसा कुछ पंगा नहीं होता है। ओके, जो भी क्वेश्चन है करके देखते हैं फटाफट से, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई साहब, अच्छा सवाल का क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन में अब हमें तो पहले से पता नहीं है कि यार रियल रूट्स है कि इमेजिनरी रूट्स है, वो तो जब हम m1 m2 की वैल्यू निकालेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो अगर रियल और इक्वल या डिफरेंट आती है तो हमें पता है कैसे सॉल्यूशन लिखना है। अब करके देखते हैं, जब m1 m2 की वैल्यू निकलेगी तब बताएंगे सॉल्यूशन इसका। तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, दिख रही है सामने, t² - 2d + 5 = 0। मैं कहता हूं भाई ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसमें से कुछ कॉमन बाहर नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता, सीधे उठाओ डालो अपने कैलसी पे, ठीक है। तो d² के सामने है 1, फिर है आपका -2, फिर है आपका 5, ठीक है। सॉल्व में क्लिक किया, पहला रूट मिला मुझे 1 - 2i, दूसरा मिला 1 + 2i। तो इसके रूट्स हमेशा पेयर्स में ही रहते हैं, ठीक है। तो पहला रूट मिल रहा है मुझे 1 - 2i, दूसरा रूट मिल रहा है मुझे 1 + 2i, ठीक है। तो हमेशा रूट्स पेयर में मिलते हैं, तुमने 11th 12th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक के बारे में, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने का बड़ा बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। तो इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो, अल्फा प्लस माइनस आई टाइम्स ऑफ बीटा। जब भी आपके रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो उसको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा दिया था, अल्फा प्लस आई बीटा या अल्फा माइनस आई बीटा। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और जो बीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है ना। तो 1 + 2i बन रहा है या फिर 1 - 2i बन रहा है। तो हमें इस टाइप के सवालों में से सिर्फ और सिर्फ ढूंढना किसको होता है कि भाई साहब अल्फा की वैल्यू कितनी है, और भाई साहब बता दीजिए जरा बीटा की वैल्यू कितनी है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, बीटा की वैल्यू -2 नहीं है, बीटा की वैल्यू 2 है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा आई, अल्फा माइनस बीटा आई, ठीक है। बीटा की वैल्यू 2 है, ध्यान रखिएगा, -2 गलती नहीं करना, ठीक है। तो बस इन सवालों में मुझे जैसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाती है, अब आप देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कितना इजी होता है। तो आप बोलोगे कि ठीक है जनरल सॉल्यूशन लिख के दिखा दीजिए। हाँ जी सर, लिखा देते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन इज सिंपली गिवन बाय y = e⁻⁻ में अल्फा एक्स, ठीक है। C1, इसको थोड़ा सा दो चार बार लिखोगे तो ये खुद ही याद हो जाएगा, ओके। C1 cos ऑफ βx प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स, ठीक है। देखो मैं कहीं पे भी देख देख के नहीं लिख रहा हूँ ये जनरल सॉल्यूशंस, ये पूरा लेक्चर एक ही बार में रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं पे भी आपको एडिट्स नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी आपको कट्स नहीं मिलेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो देख देख के लिख रहा है, नहीं भाई, सारी चीजें तुम्हारे सामने यहाँ निकाली जा रही है। और जो भी ये सॉल्यूशंस हैं ये मैंने रटे नहीं है, मैं इन्हें लिख लिख के कर रहा हूँ बार बार, तो ये दिमाग में बैठ जा रहे हैं। जैसे पिछले वाले जनरल सॉल्यूशन याद हो गए थे, वैसे इसका भी जनरल सॉल्यूशन तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। दो चार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना। अब तुम नहीं करोगे, तुम्हें आदत है रील चलाने वाली, हर चीज तुम्हें 30 सेकंड में चाहिए रहती है, एक सवाल को रील की तरह 30 सेकंड में देख लिया आगे बढ़ गए, ऐसे नहीं होता। मैथ्स लिख लिख के करनी पड़ती है, समझे? चलो,
सो y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा क्या है भाई साहब, हमारा अल्फा 1 है, लिख दीजिए ई की पावर में अल्फा एक्स। फिर आते हैं नेक्स्ट, C1 कॉस ऑफ बीटा, बीटा क्या है हमारे पास में 2, तो 2x प्लस C2 साइन ऑफ, वापस से बीटा क्या हमारा 2 है, 2x, ठीक है। 2-4 बार भी आप लिख लोगे ना ऐसे, आपको याद हो जाएगा, और ये है आपके सवाल का फाइनल जवाब, ठीक है। तो कुछ नहीं करना रहता है, जब भी आपके पास सवाल आया आप उसके रूट्स निकालेंगे। आपने देखा इस सवाल के रूट्स निकाले, और रूट्स कैसे आ गए आपके पास में, अच्छा 1-2i और 1+2i आ रहा है। अरे अरे अरे, ये तो कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में आते हैं। तो ये भी अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में, हाँ जी है। अल्फा की वैल्यू क्या है इसमें, अच्छा 1 है, बीटा की वैल्यू क्या है इसमें 2 है। तो जब इमेजिनरी आते हैं तो उसका जनरल सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें अल्फा इधर आता है, बीटा इधर आता है। तो बस अल्फा की वैल्यू लिख दी, बीटा की वैल्यू लिख दी, खत्म काम। 3-4 बार लिख लिख के देख लिया, हो गया याद। कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ट्रस्ट मी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। 2-3 क्वेश्चंस और आपको फटाफट से दिखा देता हूं, ओके। चलिए अगले सवाल। तो कुछ नहीं करना है यार, क्वेश्चन जब आप देखोगे तो पहले से आपको पता रहेगा कि यार आपका रियल रूट्स है कि इमेजिनरी रूट्स है, नहीं पहले से पता नहीं होगा, ठीक है। तो आपका पहला काम क्या है कि आप बोलोगे अच्छा सवाल आया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं। हाँ जी लिख लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² माइनस 4d प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको लिखने के बाद आप क्या बोलोगे, चलो चलो फटाफट से रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। आपने रूट्स निकालने के लिए उठाया अपना कैलसी। जब पहले देख लो यार इसका कैलसी डालें या फिर कुछ देखें, कुछ कॉमन वॉमन निकलता है क्या, कुछ कॉमन ही निकलता है, हाँ ठीक है, डाल दो कैलसी पे। सो 1-4 और 13, 1-4 और 13 डाला, क्लिक किया, 2-3i एंड 2+3i। तो आपको रूट्स मिली क्या, 2-3i एंड 2+3i। आपने बोला अरे ये तो आई है, इसका मतलब ये रूट्स कैसी है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस फॉर्म में होती है, इमेजिनरी रूट्स तो हमेशा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में होती है। ये भी अल्फा-3 बीटा, अल्फा+3 बीटा है ना। मतलब अल्फा क्या है इसमें 2 है, बीटा क्या है इसमें 3 है। ध्यान रखिएगा -3 नहीं 3 है, ठीक है। और जैसे ही आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, आप बोलोगे अच्छा मेरे को तो उसका फॉर्मूला भी याद है। क्या होता है फॉर्मूला बताइए। जब भी रूट्स इमेजिनरी होती है तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है वो कुछ ऐसे, ई की पावर में अल्फा एक्स, C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा क्या है आपका इस बार 2, और बीटा क्या है आपका 3, तो C1 कॉस ऑफ 3x प्लस C2 साइन ऑफ 3x, ठीक है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सवाल में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू याद करनी है, अल्फा बीटा आपको सवाल में दिख जाएगा, इतने प्रो तो आप पहले से हैं, ठीक है। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी जो हमने 2 सवाल देखे, इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं आपके पास, हाँ जी सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 6 तक है ना। तो ये सारे सवालों के जो जवाब हैं वो सारे के सारे कहाँ पर है, मैंने डाल दिए हैं, इधर डाल दिए हैं अपने एप्लीकेशन में, ठीक है ना। उस एप्लीकेशन में पीडीएफ के फॉर्म में सारे सॉल्यूशंस बने हुए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि शॉर्ट में मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, जो भी 2-3 सवाल और हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप वहां जाके नोट्स में देखिएगा, तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़े प्रो हो चुके हो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्क्वायर वाली चीज है तो फटाफट से लिखोगे आप d² प्लस 4 × y इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनता है आपका d² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब उठाओ कैलसी, डाल दो। यहाँ पे d² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। देखो यहाँ पे d का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, असल में इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए, d² प्लस 0d प्लस 4 है ना। x² का कोएफिशिएंट और x का कोएफिशिएंट तीनों का होना चाहिए, कांस्टेंट है। तो इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 4 है, तो 1 0 और 4, ऐसा नहीं कि d नहीं है तो छोड़ दिया उसको, है ना। वो आता है ना कैलकुलेट करना, तो 1 0 और 4 तुम्हारे हैं, ठीक है। तो 1 0 एंड 4, तो मैंने डाला, तो मुझे -2i मिला और +2i मिला, ठीक है ना। मुझे -2i मिला और मुझे +2i मिला। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि यार मुझे जो रूट्स मिल रहे हैं वो है -2i एंड +2i। तो -2i एंड +2i को आप ऐसे अकेले नहीं लिखेंगे, आप जीरो के साथ लिख दीजिए उसे, 0 -2i एंड 0 + 2i, ठीक है। तो ये 2 रूट्स मिले हैं आपको, और आप जानते हैं कि यार ये रूट्स देख के बोलोगे भाई ये तो इमेजिनरी है। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कैसे होते हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होते हैं।
तो इस हिसाब से आपका अल्फा हो गया 0 और इस हिसाब से आपका बीटा हो गया कितना 2। ठीक है, फिर से ध्यान रखिएगा बीटा इज नॉट -2, बीटा इज 2। जैसे ही आपको अल्फा और बीटा यहाँ पे दिख गया तुम बोलोगे भाई इसका जनरल सॉल्यूशन तो मेरे को लिखना आता है। तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू ई की पावर में अल्फा एक्स c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा कितना है आपका 0x, c1 कॉस ऑफ बीटा इज 2, सो बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा इज अगेन 2। ओके, ये हो गया तुम्हारा काम खत्म। अब e की पावर 0 इज 1, तो आप चाहो तो इसे और रिफाइन करके इस वाले पार्ट को हटा के सीधा ही सकते हो, ये हो गया 1। तो c1 कॉस ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर गाइस। ओके, तो टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, वैरायटी जो है वो प्रैक्टिस से ही क्रिएट होती है, प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है। प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे सवाल प्रैक्टिस कर लोगे, मैंने बहुत सारे सवाल दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, काम तुम्हारा बनता जाएगा, है ना। तो आई थिंक इस वाले सवाल में भी तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। हाँ, पावर 4 है, पावर 4 है, हो सकता है तुम्हें वहां पे ना जमे एक बार में, तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो इसका बनेगा क्या, d की पावर 4 -16, ठीक है, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये जो सवाल है ना, इसको तुम अगर डायरेक्टली डालते हो तुम्हारी 4 वाली में, ठीक है ना, तो तुमको क्या मिलता है, देखो d की पावर 4 तो हो गया तुम्हारा 1, और फिर बाकी सब क्या है 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और लास्ट में क्या तुम्हारे पास -16। ओके, तो जब ये पावर 4 वाला तुम डालोगे ना, तो कोएफिशिएंट्स क्या मिलेंगे तुमको, ये ऐसे मिलेंगे ना, d की पावर 4 प्लस दिस इज 0d³ प्लस 0d² प्लस 0d-16 इज इक्वल टू 0। तो 1 0 0 है ना, तो जो पुटअप करना है तुम्हें कैलसी में 1 0 0 0 और -16 पुटअप करना है। ठीक है, मैं जब ये कर रहा हूँ और मैं सॉल्व पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे रूट्स क्या क्या मिल रही है बताता हूँ। तो पहली रूट मिल रही है मुझे -2, फिर मिल रही है मुझे -2i, फिर मिल रही है मुझे 2i, और फिर लास्ट में मिल रही है मुझे 2। तो मुझे मिल रही है 1 2 3 4 रूट्स, और ये पावर 4 है, पावर 4 में 4 रूट से मिलती है। तो यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पावर 4 को मैंने डाला कैलसी में और मुझे चारों रूट्स मिल रही है, मतलब टेंशन नहीं है, कुछ कॉमन वॉमन लेके कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा इमेजिनरी के केस में हमें हमेशा चीजें डायरेक्टली कैलसी में डाल के मिल जाती है, चारों रूट्स। ठीक है ना। पुटअप कैसे करना मैंने दिखा दिया, सबको हटाते हैं, सब कुछ काम है नहीं तुम्हारे। ओके, तो सिंपली बोलोगे तुम कि मेरे रूट्स कौन कौन से हैं, तो आप सीधे लिख दोगे कि मेरे रूट्स आर। ओके, तो सबसे पहला वाला रूट है तुम्हारा m1 इज इक्वल टू, एक है तुम्हारा ये -2। ठीक है, फिर दूसरा है m2। एक काम करते हैं, पहले हम ये वाले लिख लेते हैं, इमेजिनरी वाले, है ना। तो ये हो गया मेरा -2i। फिर क्या है तुम्हारे पास में m2, m2 इज इक्वल टू 2i। ठीक है, फिर तीसरा रूट है तुम्हारा m3 इज इक्वल टू -2 पकड़ लो, और चौथा रूट है तुम्हारा m4 इज इक्वल टू 2। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है ना, उसमें कभी कभी कुछ लोग घबरा जाते हैं, बट फ्रैंकली तो मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन लिखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, एकदम सेम है, इजी है। कैसे, तुम बोलोगे यार भाई ये जो दो रूट्स हैं, ये दोनों रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो सबसे पहले कौन सा आएगा, इमेजिनरी वाला आएगा। ठीक है ना, इनका सॉल्यूशन लिखना है इमेजिनरी से। और ये जो दो रूट्स हैं वो बेसिकली कैसे हैं, दोनों रियल रूट्स हैं, और रियल में भी होने के साथ साथ कैसे हैं, ये रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं। इनका रियल एंड डिफरेंट की तरह आएगा। तो इमेजिनरी का भी तुम्हें लिखते आता है, रियल एंड डिफरेंट का भी लिख के आता है, दोनों को प्लस करके लिख दोगे, काम खत्म। समझे, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। इमेजिनरी कैसे लिखते थे तुम, इमेजिनरी में तुम बोलते थे कि भाई इसमें आता है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो 0 -2i एंड 0 + 2i। तो अल्फा की वैल्यू हो गई तुम्हारी 0, और बीटा की वैल्यू हो गई तुम्हारी 2। तो तुम्हारा क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c1, सॉरी, इमेजिनरी में क्या आता है, e की पावर अल्फा एक्स आता है, e की पावर में अल्फा एक्स c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया इमेजिनरी वाले पार्ट का आंसर, जिसमें अल्फा बीटा 0 2 पुट कर दोगे। ये रियल एंड डिफरेंट है। रियल एंड डिफरेंट में क्या बोलोगे तुम, कि रियल एंड डिफरेंट में कैसा होता है कि आप c1 ई की पावर m1x, c2 ई की पावर m2x करते थे, है ना। तो इसमें क्योंकि c1 c2 ऑलरेडी यूज किए जा चुके हैं, तो हम बोलेंगे कि c3 यूज कर लेंगे, c3 ई की पावर में m3x प्लस
C4 e की पावर में m4x। समझ में आया? रियल एंड डिफरेंट ऐसे थे ना, हम C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x, क्योंकि C1 C2 यूज हो गए तो हम C3 और C4 यूज कर लेंगे, है ना। और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो दो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो इसका अलग लिखेंगे, इसका अलग लिखेंगे, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और तुम्हारा काम हो जाएगा यहाँ पे खत्म। समझ में आया? तो ये बिल्कुल भी डिफरेंट था क्या, डिफिकल्ट था क्या? नहीं था। बस दोनों कंबाइंड है तो लिख दिया इस तरीके से। अब फाइनली इसका आंसर तुम्हें लिख के दिखाते हैं क्या बनेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा छोटा भी करते हैं जगह बनाने के लिए। ओके, सो फाइनली तुम इसका आंसर लिखोगे y = e की पावर, अल्फा क्या है तुम्हारे पास में, 0, तो 0x। ओके, C1 cos ऑफ बीटा क्या है तुम्हारा, 2, तो C1 cos ऑफ बीटा x प्लस C2 sin ऑफ बीटा x विच इज 2x। ओके, प्लस C3 e की पावर m3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 है, -2x प्लस C4 m4 की वैल्यू क्या है, सॉरी 2x। ठीक है, ये होगा। ओके, तो इस तरीके से तुमने लिख दिया। तो इमेजिनरी रूट्स थी, उसके साथ साथ कुछ रियल रूट्स भी थी, दोनों को जोड़ के एक सॉल्यूशन बना, और वो सॉल्यूशन तुमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी कि किस तरीके से आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4, आई होप जमा तुम्हें, है ना। तो ये चीजें होती हैं गाइस, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आप देखोगे तो ये भी पिछले वाले सवाल की तरह है पूरी तरह से। ठीक है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी तुम्हें, मैं बता दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से निकलेगा। ओके, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, पीडीएफ पे जाना, इसका सॉल्यूशन देखना, पिछले वाले की तरह ही आने वाला है। ठीक है, जस्ट अगर तुम थोड़े से ठीक ठाक प्रो लेवल पे हो, तुम्हें समझ में आ रही है चीजें, तो ये देखो, मैं इसका आंसर लिख के बताता हूँ तुम्हें, देखो कितनी आसानी से जमेगा ये। ठीक है, तुम डायरेक्टली लिखोगे यहाँ पे D⁴ -81 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हाँ जी बोलो, हाँ। पावर 4 में जाओगे सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो 1 0 0 0 -81 1 0 0 0 और -81, सॉरी। ओके, मैंने सॉल्व में क्लिक किया, -3 -3i 3i और 3, है ना। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला m1 इज इक्वल टू -3i, m2 इज इक्वल टू 3i, फिर एक रूट मिली मुझे -3, और जो दूसरी रूट मिली है वो मिली मुझे कितनी, 3। इसके बाद जो पहले सिखाया था उसी हिसाब से तुम बोलोगे भैया ये तो इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो y = e⁴ आएगा यहाँ पे, और अल्फा कितना है इसका, 0, 0 प्लस माइनस आई बीटा, तो e⁴ C1 cos ऑफ बीटा, बीटा कितना है, 3 है, C1 cos βx प्लस C2 sin ऑफ βx। ठीक है, प्लस ये दोनों रियल एंड डिफरेंट है, तो C1 C2 ऑलरेडी यूज हो गया, तो हम C3 लेंगे, C3 e⁴ m1 m3x प्लस C4 e⁴ m4x। देखा, देखा तुमने कितनी आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। कैलसी में डाला, चार रूट्स निकाले, इमेजिनरी को इमेजिनरी की जैसा लिखा, रियल को रियल की तरह लिखा, खत्म काम। ओके, कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, कॉम्प्लिकेशन हम जबरदस्ती बना लेते हैं। ओके, है ना। ये हो गया इमेजिनरी के बारे में। कभी कभी इमेजिनरी रूट्स में चीजें एक दूसरे के इक्वल भी आ जाती है। ठीक है, ये सब, ये जो 6 वाला बचा इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। रूट्स जब इमेजिनरी वाली रिपीट होती है, रूट्स जब इमेजिनरी वाली रिपीट होती है, तो ये लास्ट पार्ट है इस पूरे वीडियो का। ठीक है ना। तो बताने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे सब देखेंगे रुक के, तो बोल रहा हूँ। रूट्स जब रिपीट होती है इमेजिनरी वाली, कुछ नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, डरना नहीं, डरना नहीं। क्यों नहीं डरना? बहुत लोग डरेंगे इस पार्ट पे, क्यों डरेंगे? क्योंकि ये D² + 4 का होल स्क्वायर जो है, इसको स्क्वायर करके तुम कैलसी पे डालोगे, गलत बात, गलत बात। बीइंग एन इंजीनियर तुमको दिमाग लगाना, तुमको कैसे दिमाग लगाना है, देखो देखो, ये स्क्वायर का मतलब ये 2 बार आएगा, तुम बोलोगे भाई ये हो जाएगा D² + 4 मल्टीप्लाइड बाय D² + 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब तुम इसकी रूट्स निकालोगे, और तुम इसकी रूट्स निकालोगे, क्योंकि सेम सेम है। तो बस ये D² + 4 वाला निकाल लो, क्वाड्रेटिक पे जाओ, D² का कोएफिशिएंट 1 है, D वाले का कोएफिशिएंट है 0 और 4, 104 क्लिक किया, -2i एंड +2i। ठीक है, इसका रूट्स निकाला मुझे, 0 -2i आया, एंड साथ ही साथ जो दूसरा वाला आया वो 0 + 2i आया। दो रूट्स मिले, अल्फा प्लस माइनस बीटा वाले। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 2।
लेकिन ये अकेला नहीं था, ये इसके साथ में इसके जैसे और एक को लेकर आया था। तो उसकी वजह से तुम बोलोगे कि भाई ये तो सेम सेम है, मतलब यहां से भी जो रूट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, 0 - 2i होंगे एंड 0 + 2i होंगे। मतलब आप बोलोगे भैया अल्फा की वैल्यू कितनी 0 और बीटा की वैल्यू कितनी 2, तो आपको वापस से जो रूट्स मिल रहे हैं वो पिछले वाले की तरह मिल रहे हैं। तो ये हो गए आपके कैसे इमेजिनरी रूट्स जो आपस में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। जो रूट्स यहां पर मिले थे वही रूट्स यहां पर भी मिल गए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा लिखा जाएगा, वही देखिए, जब भी रूट्स रिपीट होते हैं, जब भी रूट्स रिपीट होते हैं पीछे पलट के देखिएगा, C1 C2 एक साथ लिखे जाते हैं। ओके, है ना। तो हम क्या करते थे, ऐसे C1x + C2, ओके, है ना, e की पावर में M1x प्लस ऐसे, है ना, दोनों को साथ में लिखते थे जब भी रूट्स रिपीट होते थे। तो वही चीज अभी भी करेंगे, वही चीज अभी भी करेंगे। क्या करेंगे कि आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, e की पावर α x तो वैसे ही रहेगा, C1 cos β C2 sin β नहीं होगा। ठीक है ना। हम क्या लिखते थे, C1 cos of βx प्लस C2 sin of βx लिखते थे। कब, इमेजिनरी रूट्स थे अलग अलग, ठीक है। बट दो बार आ रहे हैं यही रूट्स, तो ये C1 C2 को अलग अलग नहीं लिखना है, जैसे मैंने सिखाया था आपको कि अगर रिपीट हो गए तो C1 C2 साथ में आएंगे। तो C1 C2 साथ में आएंगे तो क्या लिखोगे, C1x + C2, बस इतना ही करना है, cos of βx, ठीक है, प्लस यहां पर भी वापस से, अब C1 C2 हो चुके हैं तो तुम लोगे C3x + C4 लिख दो, ठीक है, sin of βx, ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, क्या करना है, अगर रिपीट हो रहे हैं तो C1x C2 साथ में आएंगे, फिर यहाँ पे अलग से C3x + C4, उतना ही है। थोड़ी सी प्रैक्टिस रखो, अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं 0 ही है, ठीक है, तो 0x, ओके, C1x + C2, ओके, कॉस ऑफ बीटा क्या है हमारा 2x प्लस यहाँ पर C3x + C4, ओके, साइन ऑफ 2x। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जब रूट्स रिपीट होते हैं तो उनको C1 C2 कोई फिश को साथ में रखना पड़ता है, उतना ही काम करना है यहाँ पे। तो ये वैरायटी तुम्हें क्लियर होगी, सबके पीडीएफ सॉल्यूशंस जो भी मैं आगे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सब आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, अपने एप्लीकेशन में पीडीएफ के फॉर्म में। ये भी वैसे ही बनेगा, आप लिखोगे D² + 9 इंटू D² + 9 क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, = 0। इसको डालोगे यहाँ पर, फटाफट से डाल के बताता हूँ क्या है, 109, तो 1 0 और 9, तो क्या मिला मुझे, -3i एंड +3i। तो ये भी 0 - 3i एंड 0 + 3i हो जाएगा। ये भी तुम बोलोगे 0 - 3i एंड 0 + 3i हो जाएगा। काम खत्म, हाँ जी काम खत्म। अब इसके बाद क्या, लिख लो e की पावर में α x, अल्फा कितना है 0, ओके, क्योंकि रूट्स रिपीट हो रहे हैं, इधर भी सेम आ रहा है इधर भी सेम आ रहा है, तो C1 C2 साथ में रहेगा, तो C1x + C2, ओके, कॉस ऑफ βx, बीटा कितना है तुम्हारा 3 प्लस C3x + C4, है ना, और साथ में साइन ऑफ βx, बीटा कितना है तुम्हारा 3, ओके। तो ये बन जाता है इजीली तुम्हारा आंसर। आई होप ये चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सारे फॉर्मूलेस एक साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं लिख के दूं, ये सब के जो भी तुम देख रहे हो ये सब के सॉल्यूशंस तुम्हें सिर्फ पीडीएफ को देख के समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हें 2 क्वेश्चन सिखाए हैं उस 2 क्वेश्चंस के बेसिस पे ही ये सब के सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है ना। एंड जस्ट टू रिवाइज एवरीथिंग, एक बार लास्ट में दिखाने के लिए मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, हमारे पास 4 वेराइटीज थी, है ना, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड रिपीटेड, इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड रिपीटेड। चार के फॉर्मूले एक साथ देखना चाहते हो तो देख लो, ओके। रियल एंड डिफरेंट, C1 e की पावर में M1x प्लस C2 e की पावर में M2x। अगर रियल वाले रिपीट हो गए तो C1 C2 साथ में आ जाते हैं, C1 C2 साथ में आ जाते हैं तो क्या लिखना पड़ता है हमें, C1x + C2, है ना, e की पावर में M1x प्लस, और कुछ आ रहा है तो C3 e की पावर में M3x, चलता जाएगा। बस रिपीट होने से क्या होता है कि C1 C2 को साथ में लिखना पड़ता है। इमेजिनरी रूट्स का अगर लिखना चाहो तो अल्फा बीटा आते हैं हमेशा, तो e की पावर α x, C1 cos of βx प्लस C2 sin of βx, है ना, ओके। और अगर रिपीट हो गया यहाँ पर तो रिपीट में क्या बोलोगे तुम कि यार देखो रिपीट जब भी होता है तो रिपीट में क्या होगा, तुम्हारा जो α x है वो तो रहेगा, बट रिपीट होने की वजह से C1 C2 को साथ में आना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे साथ में आते थे वैसे यहाँ पर भी साथ में आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या तुम्हारा C1x + C2, ओके, इसका cos of βx प्लस C3x + C4 साइन ऑफ βx, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिस करो, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए लिख लिख के करो, पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज करके जाइएगा, और सारे वीडियोस बैक टू बैक यहाँ पे आने वाले हैं, तो जितना हो सके लोगों को बताओ, शेयर करो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, गो टू द नेक्स्ट वन।
बाय बाय, टेक केयर गाइस।